दोस्तों नमस्कार। सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 इस देश में हर शख्स को जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार देता है। ये शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई के हैं और यह बात उन्होंने मॉरिशस में कही। जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे उस समय मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ मंच पर मौजूद थे। सामने पूरा बौद्धिक जगत बैठा हुआ था और जब इस बात का वो जिक्र कर रहे थे उसी वक्त दिल्ली से तकरीबन 150-200 किलोमीटर की दूरी पर बरेली में बुलडोजर चल रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई यही नहीं रुके, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरअसल रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ नियमों का कोई सेट नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा को सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं, वो एक कदम और आगे अपनी बात को ले गए और उन्होंने कहा कि भारत में महात्मा गांधी हो या बाबा साहब अंबेडकर हो, लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की तरफ ले जाता है और यही दृष्टिकोण महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर ने अपनाया। तो जिस वक्त इन तमाम बातों का जिक्र मॉरिशस में वो कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बरेली उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर कुछ इस तर्ज पर बुलडोजर चल रहा था। तो बुलडोजर रुका नहीं है, बुलडोजर थमा नहीं है। बुलडोजर के आसरे सत्ता की पहचान रुकी नहीं है, लेकिन इस देश के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश ने मॉरिशस ही क्यों 24 सितंबर को दिल्ली में भी कहा था, मुंबई में भी कहा था और नागपुर जब वो पहुंचे थे वहां पर भी बुलडोजर की सत्ता को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। सबको मिला दीजिएगा तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर 24 सितंबर को कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जब वो आदेश दे रहे थे तो उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी और इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था और किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई दरअसल उन्होंने नवंबर 2024 में बुलडोजर्स को लेकर जो कार्रवाई हो रही थी इस देश के 3 राज्यों में, खास तौर पर उसमें उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश भी शरीक हो गया। बाद में चंद और राज्यों में भी यह बात अपनाई जाने लगी कि न्याय की प्रक्रिया सत्ता के जरिए बुलडोजर की होती है। लेकिन अपने उस फैसले में और उसके बाद जो संतुष्टि का भाव था और उसके बाद जो मॉरिशस में जिक्र था, अगर सबको मिला दीजिएगा, उस फैसले में उन्होंने जिक्र कर दिया था कि अफसर जज नहीं बन सकते, कोई भी यह तय ना करे कि दोषी कौन है और इसके लिए उन्होंने कहा था कि 15 गाइडलाइंस दी गई है और 15 दिन का नोटिस हर हाल में देना होगा जहां पर यह बुलडोजर चलेगा। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमों को लेकर समय सीमा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आदेश में जो नवंबर 2024 में दिए थे, जिस पर
इस सितंबर में संतुष्टि जताई और फिर मॉरिशस जाकर जिक्र भी कर दिया कि दरअसल यह मनमानी होती है जब आप बुलडोजर चलाते हैं और आप बुलडोजर लेकर रातों रात किसी भी इमारत को तोड़ नहीं सकते। यानी न वक्त, न नियम, न कायदा, न कानून, न संविधान से मिले अधिकार कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सच क्या है? इस पूरी प्रक्रिया के सच के लिए एक कदम आपको और बढ़ाना होगा। उस सच का दूसरा हिस्सा यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब बिहार के भीतर वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, आधार कार्ड को जोड़ दीजिए। आधार कार्ड को इसलिए जोड़ दीजिए क्योंकि वह एक पहचान है। और जब आधार को लेकर चैलेंज किया गया था तो इसी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि आधार के जरिए व्यक्ति की पहचान ही नहीं बल्कि वो डिजिटली जुड़ा होता है। तो ऐसे में आधार एक ऐसा कार्ड है जो आपके नंबर के जरिए आपकी पूरी पहचान को सामने रखता है। बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि आधार में जो नंबर होता है उस नंबर के आश्रय पूरी जानकारी कंपनियां निकाल लेती है और उस कंपनियों के जरिए वो अपने विज्ञापन और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ग्राहकों को, यानी जिनके पास आधार कार्ड है और जिनका पूरा डाटा इस देश के भीतर कंपनियों के पास चला जाता है, उसको आपको रोकना होगा। लेकिन आधार जरूरी माना गया और आधार के जरिए जो पूरी डिजिटल प्रक्रिया है उसमें एक ओटीपी आता है। अगर आप बैंक में के भीतर खाता खोल रहे हैं तो आधार मांगेगा ही, पासपोर्ट चाहिए तो आधार मांगा ही जाएगा। इससे हटकर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता हो ऐसा अभी है नहीं। लेकिन बावजूद इसके इस पूरी प्रक्रिया को नए तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त आज जब बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो उन्होंने खुले तौर पर तमाम नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड ना तो आपकी नागरिकता तय करता है, आधार कार्ड ना तो आपके घर के एड्रेस का सबूत है, आधार कार्ड ना ही आपकी उम्र का सबूत है। आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान है कि अच्छा आप ही हैं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहली, दूसरी, तीसरी व्याख्या और उस व्याख्या के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही कुछ अलग अलग फैसलों को लेकर अलग अलग व्याख्याएं जब चलती रही तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने जब आए तो उनसे पूछा गया, आधार कार्ड के बारे में क्या राय है आपकी? उन्होंने कहा, जी, इस आधार का कोई आधार ही नहीं है। सुन लीजिए। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। तो इस आधार का कोई आधार है नहीं और बिहार के बाद पूरे देश के वोटर अब तैयार हो जाएं कि अगर उनके पास आधार कार्ड है तो उससे ना तो उनकी नागरिकता तय हो रही है, ना ही उनका एड्रेस माना जाएगा और ना ही उनकी उम्र उस आधार कार्ड के आधार पर तय होगी। उसके लिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स बिहार में मांगे गए वही डॉक्यूमेंट्स काम करेंगे, क्योंकि बिहार के भीतर एसआईआर बेहद सफल रहा और आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी मुहर भी लगा डाली। और मुहर लगाते वक्त वो ये कहने से नहीं चूके कि दरअसल जो लोग ये सोचते हैं कि एड्रेस में जीरो क्यों होता है, तो जिनके पास कोई घर नहीं होता है तो वहां एड्रेस जीरो लिखना पड़ता है।
लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है, इस देश में कोई ऐसा आधार कार्ड आपको मिलेगा ही नहीं जहां पर एड्रेस में 0 लिखा हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन 0 पर मुहर लगा चुका है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बहुत व्यापक संशोधन, व्यापक सुधार और व्यापक तरीके से जो वोट कटे, उनको लेकर जब सवाल पूछा गया कि घुसपैठ है बिहार में क्या, क्योंकि जो नेता आता है दिल्ली से वो कहता है यह दरअसल एसआईआर तो घुसपैठियों के खिलाफ थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बार भी घुसपैठ शब्द लिया ही नहीं। उनका कहना था पहले राउंड में लगभग 65 लाख और दूसरे राउंड में लगभग 3.5 लाख जो वोट कटे हैं वो सभी अपात्र हैं, यानी वह वोटर लिस्ट में शामिल होने के पात्र नहीं है, वो अपात्र है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर, इस देश के भीतर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, अब यह सवाल हर जहन में आना चाहिए। इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब ईडी की कारस्तानियों को लेकर अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को चेताया कि आप लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि आपका अपना कन्विक्शन रेट बतलाता है कि वह इतना कम है जो दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट की तुलना में है ही नहीं, लेकिन आपने सबसे ज्यादा कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिक्र हो गया, संसद के भीतर शोर मच गया, संसद के बाहर ईडी की कारस्तानियों का जिक्र पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी जो विपक्ष की हैं, जिनकी घेराबंदी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कथन के बाद लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने दोबारा से दबिश की, अपने तरीके से जांच की। और चूंकि कन्विक्शन रेट 2% से भी कम है, तो ऐसे में कौन सी प्रक्रिया, 2% भी मत कहिए, यह 1% के नीचे आता है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया में सिर्फ 2 ही लोग कन्विक्ट हो पाए और बाकी तमाम 125 से ज्यादा पॉलिटिशियन जो इसके दायरे में आए और जो तमाम इस देश के भीतर में पॉलिटिशियंस के करीब के जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रिस्ट थे, जो रईस पैसे वाले थे, उनको जो दायरे में लिया गया वह भी कन्विक्ट हो नहीं पाए। ये 10-11 बरस के भीतर का नहीं बल्कि खास तौर पर 2016-17 के बाद की स्थिति रही इस देश के भीतर में। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, चीफ जस्टिस की अपनी परिभाषा इस देश पर क्या लागू नहीं होती है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर एक वक्त सीबीआई को भी तोता कहा गया था, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। तोता भी पीछे छूट गया इस दौर में, जब जब नाम एक तिकड़ी का आया जिसमें ईडी, सीबीआई और आईटी का जिक्र बार बार किया गया। उसके बाद इस देश के भीतर एनसीएलटी का जिक्र हुआ, आईबीसी का जिक्र हुआ, दिवालिया होने की प्रक्रिया और इस देश के बैंकों से जो पैसा कर्ज लेकर भाग गए और उनको कैसे वापस लाया जाए, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई जगहों पर टिप्पणी की। वो भी क्या मायने रखती है? नहीं मायने रखती है। एक आरोपी भाग गया, वह दुनिया के किसी दूसरे देश से कहता है यहां आएंगे, तो यहां की जेल साफ सुथरी नहीं है। एक और कहता है कि दरअसल इस देश में बड़ी प्रताड़ना सहनी पड़ जाएगी जो जांच के अधिकारी होंगे। एक ने कहा कि यहां के पॉलिटिशियंस का नेक्सस ऐसा है कि वो हम ही से और ज्यादा वसूली करने लग जाएंगे, और एक ने तो खुले तौर पर कहा कि जितना कर्ज लिया था सब कुछ लौटा चुके हैं, ज्यादा ही ले चुके हैं, और फिर भी हमारा नाम अव्वल नंबर पर रखा जाता है, ये मालिया साहब है। यानी मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, एक लंबी कतार है तकरीबन 56 से ज्यादा ऐसे लोगों की जिनका नाम इस वक्त आरबीआई के पास है, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिनका नाम ईडी और सीबीआई के दस्तावेजों में दर्ज है, जिनका नाम इस देश के 19 बैंकों से लिए गए कर्ज को ना लौटाने के बाद तकरीबन 6 से 7 लाख करोड़ के दायरे में फंसा हुआ है।
तो चेक एंड बैलेंस तो खत्म हो गया। इसीलिए इस पूरे की पूरी साइकिल को एक बार फिर से पूरा गोल घुमा दीजिए और अब जरा सोचना शुरू कीजिए, आप क्या इस देश के भीतर संविधान की व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उस सुप्रीम कोर्ट को चलाते वक्त वहां के चीफ जस्टिस जिन बातों का जिक्र करते हैं, वो अगर दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भीतर आकर चुने हुए मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाती है या मायने नहीं रखती है, तो दोषी कौन है? फिर आप सोचिए, उसके बाद इस देश के भीतर डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जो संसदीय चुनाव होते हैं, उसकी जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग के पास है, उस चुनाव आयोग पर सवालिया निशान अगर इस देश के विपक्ष के नेता लगाते हैं, विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं, लेकिन वो जवाब देने के बदले कुछ ऐसे नियम कायदे और हलफनामों की मांग करते हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट उसको और ज्यादा वक्त लेते हुए आगे बढ़ाते चला जाता है, तो दोषी कौन है? इस देश के भीतर अपराधियों की फेरिस्त, इस देश के भीतर जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है, उसकी लूट खसोट की पूरी एक जो कतार देश के सामने है। इस देश के भीतर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, खुद को दिवालिया घोषित किया, उन बैंकों का पैसा तो नहीं लौटा, लेकिन उन कंपनियों की फिर से बिक्री हो गई और जिन्होंने उस कंपनी को खरीदा, उसके लिए बैंक दोबारा से उस नई कंपनी को उसी कंपनी को लेकर कर्ज देने को तैयार हो गए। दोषी कौन है? इस पूरी प्रक्रिया के भीतर वाकई दोषी है कौन? मिले तो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।